हेलो जवाडी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम एक ऐसे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हैं। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, पिछले 2 साल से ये चैप्टर बोर्ड में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार ये सभी बोर्ड में आ रहा है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या फिर हो बिहार, सभी बोर्ड में इस बार आ रहा है ये चैप्टर। और आज जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट पर आए हैं। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हुई है। सबसे पहली चीज आपको बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड ट्राई करेंगे क्लास में आंसर दें, और क्लास के बाद में अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट से गाइस एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी आ जाएं, ठीक है। चलिए, एंड एक और बात, एंड थैंक यू बच्चा पार्टी, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना आप मुझे प्यार करते हो, इतना भरोसा करते हो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि इमोशनल सा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, इतना भरोसा और प्यार देने के लिए यार। एंड मेरे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराऊंगी, आपको हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पे उसको आपको डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा, है ना, कैसे होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग रिजल्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आज जो मैं आपको कराऊंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, आपके सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के, बिकॉज वो चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट। एंड एक चीज और बता देती हूँ, अभी आपको प्रॉपर ऐसी क्लासेस नहीं मिल रही जैसे आपकी पहले होती थी 35 मिनट 40 मिनट, है ना, ऐसी वाली क्लासेस नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीक में थोड़ा सा, मतलब मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ ज्यादा, मतलब समय के लिए ज्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ आप सबको। बट डोंट वरी, नेक्स्ट मंडे से आपकी क्लासेस जैसे रेगुलर होती थी वैसे ही होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक हफ्ते का इंतजार कीजिए, यानी कि बस इसी वीक इंतजार करो। नेक्स्ट मंडे से आपकी पूजा मैम वापस से पुरानी एनर्जी के साथ वापस आएंगे सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करती हूँ तो याद रखना, देखो पादप हार्मोन की बात की गई है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, पहला बोला गया इंसुलिन। बेटा क्या इंसुलिन पादप हार्मोन है? नहीं भाई। एस्ट्रोजन पादप है? नहीं, ये तो मादा हार्मोन है। थायरॉक्सिन? ये भी नहीं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन, जो कि क्या है, एक पादप हार्मोन, और किसमें, कोशिका विभाजन में सहायक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं पादपों में हार्मोन फलों के पकाने का काम करते हैं। बेटा फलों को पकाने वाला हार्मोन की बात की गई है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, जिसको थाइलीन भी कह देते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट है इंसुलिन, नेक्स्ट आपका एब्सिसिक, और फिर एमिनो एसिड। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे बच्चे, फटाफट से। क्या हो जाएगा? पादपों में हार्मोन फलों के पकाने का काम करता है। बताइए, एथिलीन, इंसुलिन, एब्सिसिक या फिर एमिनो एसिड। तो बेटा फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि अवरोधन का कार्य करता है। बेटा वृद्धि अवरोधन का मतलब क्या होता है कि भाई आखिर वृद्धि को रोकना, है ना, कि आखिर वृद्धि को रोक कौन रहा है, उसकी वृद्धि कौन नहीं होने देता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन करता है? क्या वो जिब्रेलिन करता है, क्या वो ऑक्सिन कर रहा है, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो अगर आपको पता हो बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक वृद्धि अवरोधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है। याद करो, मैंने कहां बताया था मेरे बच्चे कि ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित, संश्लेषित का बेटा मतलब होता है निर्माण होना या बनना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है पत्तियों में, भी बोला गया है प्रोहो के अग्रभाग में, नेक्स्ट है तने के मध्य भाग में, और फिर डी है फलों में। तो याद रखना बेटा आंसर आपका क्या, कि भाई आपके प्रोहो के अग्रभाग में,
यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। बेटा वापस बोल रही हूँ, 2024 में बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन वही हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे। बताइए, पराग नलिका का बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? हाँ जी, जल्दी से बताएं यहाँ पे। तो बताइए, गुरुत्वानुवर्तन, हाँ जी, प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन या फिर जलानुवर्तन? तो बेटा पराग नलिका का बोल रहे हैं आपका बीजांड की ओर वृद्धि करना। तो याद करो, मैंने बताया था कि जब पराग कण आता है उसे पराग नलिका निकलती है तो वो किसकी तरफ, बीजांड की ओर वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि वो एक शर्करा की तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी कि एक रसायन है ना। तो गुरुत्वानुवर्तन तो नहीं होगा, प्रकाशानुवर्तन भी नहीं। आंसर क्या है मेरे बच्चे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसायनुवर्तन। ओके, नेक्स्ट बताइए, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। सोचो बेटा, अगर हम इसका इस्तेमाल जरूरत से बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो पादपों में किसकी वृद्धि हो जाएगी? यहाँ बोल रहे हैं नर पुष्पों की, मादा पुष्पों की, पत्तियों की या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बेटा, तो याद रखना कि अगर आप इथाइलिन का इस्तेमाल बहुत जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा, वहां पे जो नर पुष्प हैं वो मादा में बदलने शुरू हो जाते हैं, जिससे होता क्या है, आपके मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आ जाए। चलिए जल्दी से आंसर दे, जल्दी से आंसर, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका? चलिए, तो बेटा बोल रहे थे कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य निम्न में से कौन करता है? दो तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जहां पर हम पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में, यानी कि ए और बी दोनों ही हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बेटा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो बताइए बेटा निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, बाग में टहलना नहीं भाई, परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं। जब हम किसी भी अपने भाई स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह से लार आना। नेक्स्ट, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? जल्दी बताइए बेटा, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र बताया हुआ है कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन होता है? हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो आंसर क्या हो जाता है बेटा? आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बेटा सोचने के कार्य की बात कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि कौन सा भाग करेगा। क्या वो अग्र मस्तिष्क करेगा, ठीक है, मध्य मस्तिष्क करेगा, पश्चिम मस्तिष्क करेगा या फिर ये सभी? तो हमें पता है सोचने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किसका भाग है मेरे बच्चे? वो है अग्र मस्तिष्क का भाग। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, अच्छा बताओ, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार पूछा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि नर का कितना होता है, मादा का। उन्होंने बोला नॉर्मल बताओ कि सामान्य मनुष्य का आखिर भार है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400, 900 से 1000 या फिर 1600 से 1800। तो बेटा अगर हम सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क के भार की बात करते हैं तो वो कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेटा आहार में अगर हमारे आयोडीन की कमी आ जाती है तो कौन सा रोग होगा? तो भाई वहां पे गॉइटर होगा, क्या वो मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा या फिर मधुमेह हो जाएगा? तो याद रखना कि हमारे आहार में अगर बेटा आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर यानी कि घेंघा रोग होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बताइए, अवटू या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बेटा निम्न में से किसकी जरूरत होती है? बेटा थायराइड ग्रंथि किसको निकालता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। और याद करो मैंने पढ़ाया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बनना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या आयरन?
नहीं। क्या सोडियम है? नहीं मेरे बच्चे, जरूरत होती है किसकी? आयोडीन की। इसलिए तो बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाओ। क्लियर? चलिए बताइए। अच्छा बेटा, मादा लिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं। मादा लिंग हार्मोन का मतलब है कि वो हार्मोन जो मादा के शरीर में बन रहा है। तो बताइए कौन सा होता है? मादा लिंग हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या फिर वैसोप्रेसिन? जल्दी से बताएं। चलिए तो बेटा मादा लिंग हार्मोन कौन है हमारा? एस्ट्रोजन। ओके, इट मीन आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है।